कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, CS एग्जीक्यूटिव, CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1। तो कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस CS एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 में है। अब 60 मार्क्स का जो पोर्शन है, 60 मार्क्स का जो पोर्शन है उसमें क्या आएगा, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, यानी कंपनी लॉ के कुछ प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट, ये हमें 60 मार्क्स के पोर्शन में पढ़ना है। एंड 40 मार्क्स जो आएंगे वो आएंगे कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए, और ये हमारा पार्ट बी। तो टोटल 100 मार्क्स का कंपनी लॉ का पेपर है। तो कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पार्ट ए में है, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। अब सबसे पहले, अच्छा, इस चैप्टर की ये हमारी कौन सी क्लास है, ये है हमारी क्लास नंबर 1, ठीक है। नाउ सबसे पहले देखो हम कितने तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। तो हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल लें, सोल प्रोप्राइटर, एज ए सोल प्रोप्राइटर हम बिजनेस कर सकते हैं। हम पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, हम LLP बना सकते हैं। ऐसे ही ये आप कंपनी बनाकर भी बिजनेस कर सकते हो, आप कंपनी बनाकर भी बिजनेस कर सकते हो। तो आप एज ए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर सकते हो, आप पार्टनरशिप में भी बिजनेस कर सकते हो, LLP बनाकर भी आप बिजनेस कर सकते हो, और कंपनी बनाकर भी आप बिजनेस कर सकते हो। अब अगर आप कंपनी बना के बिजनेस करते हो, अगर आप कंपनी बनाकर बिजनेस करते हो, तो फिर आपके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, आपके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। तो अगर कोई कंपनी बनाकर बिजनेस किया जा रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है कि कंपनी का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस कंपनी है, आपका बिजनेस एक कंपनी है, यानी आप कंपनी बना के बिजनेस चला रहे हो, तो उस कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है, उस कंपनी को कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ता है। तो कंपनी का मतलब क्या है, तो सेक्शन 2 क्लोज 20, सेक्शन 2 क्लोज 20 में बताया गया है कि कंपनी का मतलब क्या है। अब सेक्शन 2 क्लोज 20 कहता है कि कंपनी मीन्स ए कंपनी incorporated under this act or previous कंपनी लॉ। देखो, अब जो सेक्शन 2 क्लोज 20 है,
ये कौन से एक्ट का सेक्शन है? तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है इसका सेक्शन है ये, सेक्शन 2/20। कंपनीज एक्ट 2013 का ये सेक्शन है, सेक्शन 2/20। ये सेक्शन बताता है कि कंपनी कौन होती है, और इस सेक्शन के अंदर जिसको कंपनी बोला गया है यानी वो कंपनी है कंपनीज एक्ट की नज़रों में, और उसको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो सेक्शन 2/20 कहता है कि कंपनी का मतलब वो है जो या तो इस एक्ट में यानी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, या कंपनीज एक्ट 2013 से पहले इंडिया में जो कंपनीज एक्ट थे उनमें किसी कंपनी लॉ में वो रजिस्टर्ड है। तो सेक्शन 2/20 कह रहा है कि कंपनी का मतलब वो जो या तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है एज ए कंपनी, या कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो कंपनीज एक्ट थे उसमें किसी कंपनी एक्ट में वो रजिस्टर्ड हुई थी एज ए कंपनी। क्लियर है? तो सेक्शन 2/20 ने सीधा सीधा बता दिया कि भाई जो कंपनीज एक्ट 2013 में जिसने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया एज ए कंपनी, या जो प्रीवियस कंपनी लॉ थे, प्रीवियस कंपनीज एक्ट थे, उसमें से किसी कंपनी लॉ में किसी ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है एज ए कंपनी, उसको कंपनी माना जाएगा। क्लियर है? तो सेक्शन 2/20 ने बता दिया कि या तो कंपनीज एक्ट 2013 में अपने आप को आपने रजिस्टर्ड कराया एज ए कंपनी, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो कंपनीज एक्ट थे उनमें से किसी कंपनीज एक्ट के तहत आपने अपने आप को रजिस्टर कराया है एज ए कंपनी, तो आपको कंपनी माना जाएगा। और अगर आप कंपनी हो तो फिर आपके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। तो कंपनी कौन होती है? जिसने अपने आप को कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर कराया है, या कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो कंपनीज एक्ट था उसमें किसी ने अपने आप को रजिस्टर कराया है। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 से पहले था कंपनीज एक्ट 1956। तो इसका मतलब जिसने अपने आप को कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर कराया है, या जिसने अपने आप को कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर कराया है, वो कंपनी है, वो कंपनी है। नाउ इसके बाद सेक्शन 2/20, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई इस एक्ट में हम कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं। इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं। इस एक्ट में कंपनीज एक्ट 2013 में हम कोई भी कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं, कोई भी कंपनी कैसे बना सकते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन के लिए कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 7 बात करता है। सेक्शन नंबर 7 में प्रोसीजर बताया हुआ है। ये प्रोसीजर फॉलो करके आप अपने बिजनेस को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड करा सकते हो और एक कंपनी बना सकते हो। तो सेक्शन 7 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि अगर आपको कंपनी बनानी है तो आप क्या प्रोसीजर फॉलो करो। तो सेक्शन 7 बताता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, क्योंकि जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होएगी, जो कंपनी अपने आप को कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड कराएगी वही तो कंपनी होएगी। और आज की डेट में अगर किसी को कंपनी बनानी है तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 2013 में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। और कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी बनाने के लिए आपको सेक्शन नंबर 7 दे रखा है। सेक्शन नंबर 7 बताता है कि आपको कैसे कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है। तो यहाँ पे सीधा सीधा बताया है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC के पास फाइल करने पड़ेंगे। फिर ये ROC क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद आपकी कंपनी को वो रजिस्टर्ड कर लेगा और आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। क्लियर है? तो सेक्शन 7
में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसीजर बताया है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उनको वेरीफाई कर लेगा और आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड कर लेगा। क्लियर है? अब सेक्शन 3 ये कहता है, अच्छा आरओसी कौन है? आरओसी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। हर स्टेट का एक आरओसी है, हर स्टेट का एक आरओसी है। तो जिस स्टेट में आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, जिस स्टेट में आप चाहते हो कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो, उस स्टेट के आरओसी के पास आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो नाउ अभी एट प्रेजेंट 25 आरओसी हैं। एट प्रेजेंट कितने आरओसी हैं? 25 आरओसी हैं। तो जिस भी स्टेट में आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, उस आरओसी के पास आपको अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं। तो सेक्शन 7 तो बता रहा है कि प्रोसीजर, कि भाई आपको अगर कंपनी सेट में अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है तो कैसे करानी है। अब सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 कहता है कि देखो, सेक्शन 7 में आप जो कंपनी इनकॉर्पोरेट कराओगे, सेक्शन 3 कहता है कि सेक्शन 7 में आप जो कंपनी इनकॉर्पोरेट कराओगे, वो कंपनी या तो पब्लिक कंपनी हो सकती है या प्राइवेट कंपनी हो सकती है। तो सेक्शन 3 क्या बता रहा है कि आप जो सेक्शन 7 में अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराओगे, वो या तो पब्लिक कंपनी हो सकता है या फिर प्राइवेट कंपनी हो सकती है। यानी आप दो ही तरह की कंपनी इनकॉर्पोरेट करा सकते हो सेक्शन 7 में, या तो पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए? 7 मेंबर्स चाहिए। अगर 7 मेंबर हैं तो आप पब्लिक कंपनी बना सकते हो। और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कम से कम 2 मेंबर्स चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। लेकिन सेक्शन 3 ने यह भी कहा है कि आप एक स्पेशल टाइप की प्राइवेट कंपनी बना सकते हो, जिसको बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी। ओपीसी में बस एक ही मेंबर चाहिए। अगर एक ही मेंबर है तो एक ही मेंबर सफिशिएंट है। एक ही मेंबर ओपीसी, एक मेंबर अकेला ओपीसी बना सकता है, 1 पर्सन कंपनी बना सकता है। और ये कंपनी की खासियत ये है कि इस ओपीसी में सिर्फ एक ही मेंबर रहेगा, एक के बाद दूसरा मेंबर नहीं आएगा इसमें। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक सिंगल मेंबर एक स्पेशल टाइप की प्राइवेट कंपनी बना सकता है, और उसको बोलेंगे हम 1 पर्सन कंपनी। ये 1 पर्सन कंपनी एक स्पेशल टाइप की कंपनी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। बस इसमें खासियत ये है कि इसमें सिर्फ एक ही मेंबर आएगा, इसमें मेंबर बढ़ेंगे नहीं, इसमें एक ही पर्सन रहेगा, इसलिए इसका नाम भी क्या है? 1 पर्सन कंपनी है। और ये 1 पर्सन कंपनी कौन है? ये प्राइवेट कंपनी होगी। ये 1 पर्सन कंपनी हमेशा क्या हो सकती है? सिर्फ प्राइवेट कंपनी हो सकती है। आप 1 पर्सन कंपनी को एज पब्लिक कंपनी नहीं बना सकते। 1 पर्सन कंपनी हमेशा एक प्राइवेट कंपनी ही बनेगी। तो सेक्शन 3 ने ये क्लियर कर दिया कि आप जो सेक्शन 7 में कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे, वो या तो पब्लिक कंपनी होगी या फिर प्राइवेट कंपनी होगी। पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर चाहिए? कम से कम 7। और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर चाहिए? 2 मेंबर चाहिए। लेकिन एक स्पेशल टाइप की प्राइवेट कंपनी आप बना सकते हो जिसका नाम है 1 पर्सन कंपनी, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। अब एक इम्पोर्टेंट बात इसमें और सुनो कि आप ये जो कंपनी बनाओगे, पब्लिक या प्राइवेट, हमें पता लग गया कि सिर्फ 2 ही तरह की कंपनी हम कंपनी एक्ट में बना सकते हैं। या तो हमारी कंपनी पब्लिक होगी या हमारी कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी, और कोई कंपनी हम बना ही नहीं सकते कंपनी एक्ट में। लेकिन अब ये जो पब्लिक या प्राइवेट कंपनी आप बनाओगे कंपनी एक्ट में, इनकी खूबसूरती देखो क्या है। ये कंपनी जो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी, ये किस तरह की पब्लिक या प्राइवेट कंपनी हो सकती हैं? तो देखो, सिर्फ नाम सुन लो, इसका मतलब अभी नहीं समझना, सिर्फ नाम सुनना है कि ये जो पब्लिक या प्राइवेट कंपनी हम जो सेक्शन 7 में हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है, वो कंपनी या तो पब्लिक कंपनी हो सकती है या प्राइवेट कंपनी हो सकती है, ऐसा सेक्शन 3 बता रहा है। अब पब्लिक या प्राइवेट कंपनी ही बना सकते हैं हम
कंपनीज एक्ट में, यानी सेक्शन 7 में हमने जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है वो पब्लिक या प्राइवेट ही होती है, सेक्शन 3 ने बता दिया। लेकिन ये पब्लिक या प्राइवेट कंपनी भी कैसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी होती है, तो ये कंपनी या तो हो सकती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये कंपनी कैसी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, या ये कंपनी कौन सी कंपनी, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी जो भी आप बना रहे हो, तो ये कंपनी या तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होगी, या ये कंपनी होगी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और या फिर ये कंपनी होगी अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। तो आप ये जो पब्लिक या प्राइवेट कंपनी बनाओगे, ये पब्लिक या प्राइवेट कंपनी या तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होगी, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी, या फिर ये अनलिमिटेड कंपनी होगी। अभी सिर्फ हमने इसका नाम याद रखना है, अभी इसका मीनिंग नहीं समझना कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 2 क्लोज 20 कहता है कि कंपनी का मतलब क्या है। कंपनी का मतलब है कि जिसने अपने आप को कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर कराया है, या तो वो कंपनी है, या कंपनीज एक्ट 2013 से पहले अगर कोई कंपनी लॉ था तो उस कंपनी लॉ के तहत आपने अपने आप को रजिस्टर कराया है, तो भी आप कंपनी हो। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 से पहले था कंपनीज एक्ट 1956, तो किसी ने अपने आप को कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर कराया है, तो वो भी कंपनी है। नाउ अब अगर हमें आज की डेट में कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराना है, तो सेक्शन 7 ने बता दिया कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट आरओसी के पास फाइल कर दो, और आरओसी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा और आपकी कंपनी को रजिस्टर कर लेगा। कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो कंपनी के 2 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उनका नाम क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी के 2 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उनके नाम क्या क्या है, एक का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरे का नाम है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक, नाउ नेक्स्ट, भाई कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन दिए हुए हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर काफ़ी सारे सेक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब कंपनी एक्ट तो बन गया। अब कंपनीज एक्ट 2013 में जो सेक्शन नंबर 469 है, सेक्शन नंबर 469 है, इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी। यानी कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 469 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। क्लियर है? तो यानी इसका मतलब सेक्शन 469 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी, और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। ये नाम याद रख लो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्योंकि आपको सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो साइट है उस पर ही करना है। तो सेक्शन 469 जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई। क्या पावर दे दी गई? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई कि भाई ये रूल्स बना सकती है, पावर टू मेक रूल्स। यानी कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 469 सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कुछ रूल्स बना सकती है कंपनीज के लिए, जो कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 तो फॉलो करना ही है, और अगर सेक्शन 469 की पावर का यूज़ करके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बनाए हैं तो उस रूल्स को भी कंपनी को फॉलो करना है। तो हमें कंपनीज एक्ट 2013 प्लस में कंपनीज एक्ट 2013 के साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बनाए हैं तो वो रूल्स भी हमें पढ़ने हैं। क्लियर है? नाउ ये जो कंपनीज एक्ट 2013 हम पढ़ेंगे, इस कंपनीज एक्ट 2013 में देखो, जब हम कोई सेक्शन पढ़ रहे हैं तो कहीं कहीं आप ऐसे देखोगे, कोई सेक्शन आप पढ़ रहे हो तो कहीं पे ऐसा लिखा आ जाएगा कि एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड
ऐसा लिखा जाएगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जब हम कंपनीज एक्ट का कोई सेक्शन पढ़ रहे होंगे तो कई कई जगह क्या लिखा आएगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आप ऐसे ये काम कर सकते हो, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी इसका मतलब एज में बी प्रिस्क्राइब्ड कहीं लिखा है, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड कहीं लिखा है, तो मतलब यानी कंपनीज एक्ट के किसी सेक्शन में ये बात लिखी हुई है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो कंपनीज एक्ट वहाँ पर ये बता रही है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बनाए हैं तो उस रूल्स के तहत आप ये कर सकते हो। एज में बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब कहीं पे भी कंपनीज एक्ट 2013 में एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है तो इसका मतलब वहाँ पे कंपनीज एक्ट की बता रहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग। एज में भी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी सेक्शन में एज में भी प्रिस्क्राइब्ड लिखा हुआ है तो वहाँ पर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एमसी के पास पावर है कि उस टॉपिक के ऊपर, उस सेक्शन के ऊपर वो रूल्स बना सकती है। क्लियर है? तो अब अगर ये बात अभी आपको समझ नहीं आई तो इसको आप स्किप करो। बस इतना याद रखो कि सेक्शन 469 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास पावर दी गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंपनीज एक्ट के तहत कुछ रूल्स बना सकती है जो कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे। तो हमें कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना है और 2013 के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं वो रूल्स भी पढ़ने हैं। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात सिर्फ इतनी बताई कि अगर कंपनीज एक्ट के अंदर किसी सेक्शन में ये लिखा है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो एज में बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब उस सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो मतलब वहाँ पे ये है कि भाई जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं या जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो। तो एज में बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स में प्रिस्क्राइब करेगी वो। एज में बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना के उसमें बात लिखेगी वो बात फॉलो करनी है। क्लियर है? इसका मतलब जहाँ जहाँ एज में बी प्रिस्क्राइब्ड है कंपनीज एक्ट के अंदर वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे जो रूल्स में लिखेगी, जो रूल्स में प्रिस्क्राइब करेगी वो बात कंपनी को माननी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। खैर, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, अब अगर आपकी कंपनी बन गई, आप एक कंपनी हो जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, आप कंपनी कब माने जाओगे? जब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो लेकिन आपका बिजनेस एलएलपी है या पार्टनरशिप फर्म है या एज ए सोल प्रोप्राइटर आप काम कर रहे हो तो आप कंपनी नहीं हो। कंपनी आप तभी होगे जब आपने अपने आप को कंपनीज एक्ट 2013 में या कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कोई कंपनीज एक्ट थे तो उसमें किसी कंपनीज एक्ट में आपने अपने आप को रजिस्टर्ड कर रखा है, तभी आप कंपनी माने जाओगे। नाउ अब आपने अपने आप को कंपनी बना लिया, यानी या तो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर कर लिया या इससे पहले जो कंपनी एक्ट थी उनमें से किसी कंपनी एक्ट में आपने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, तो अब आप कंपनी हो। अब कंपनी हो तो आपको एक डॉक्ट्राइन फॉलो करना पड़ता है जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अब डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस देखो क्या कहता है। ये जो डॉक्ट्राइन है अल्ट्रा वायरस का, इसका मतलब क्या है? अब देखो, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो पार्ट ए है कंपनी लॉ का, उसमें हम कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है? एक कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल ही है। ठीक है, तो देखो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या कहता है। अब देखो, अल्ट्रा का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, और वायरस का मतलब होता है अथॉरिटी या पावर या अथॉरिटी। तो अल्ट्रा का मतलब हो गया बियॉन्ड और वायरस का मतलब हो गया पावर। तो अल्ट्रा वायरस का मतलब हो गया बियॉन्ड द पावर।
आपने अपनी पावर से बाहर जाके कुछ एक्ट कर दिया तो वो एक्ट क्या कहलाएगा, अल्ट्रा वायरस। तो आई रिपीट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हम पढ़ रहे हैं। हर कंपनी को ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस फॉलो करना पड़ेगा। अब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या कहता है, तो पहले अल्ट्रा वायरस का मतलब समझो। अल्ट्रा का मतलब बियॉन्ड और वायरस का मतलब पावर, यानी बियॉन्ड द पावर। यानी अगर कंपनी ने अपनी पावर के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट कर दिया तो वो एक्ट वैलिड नहीं है। अगर कंपनी ने अपनी पावर के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट कर दिया तो वो वैलिड नहीं है। तो अल्ट्रा वायरस का मतलब, अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड और वायरस मतलब पावर और अथॉरिटी, यानी कंपनी ने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर, पावर के बाहर जाकर कुछ एक्ट कर दिया तो उसको बोल रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अब देखो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है। देखो, हो सकता है कि कंपनी ने कोई एक्ट किया, कंपनी ने कोई एक्ट किया, ये एक्ट कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाके, यानी कंपनीज एक्ट में जो कंपनी को पावर मिली हुई है, कंपनीज एक्ट में जो कंपनी को पावर मिली हुई है उसके बियॉन्ड जाके, यानी कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाके कंपनी ने कोई एक्ट कर दिया तो उसको बोलेंगे अल्ट्रा वायरस कंपनीज एक्ट। अल्ट्रा वायरस द कंपनीज एक्ट, यानी कंपनी ने कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाके कोई काम कर दिया तो वो बोलेंगे अल्ट्रा वायरस द कंपनीज एक्ट। सेकंड, अगर कंपनी ने कोई एक्ट अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाके कर दिया, यानी कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उनका नाम क्या होता है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अब अगर एक डॉक्यूमेंट का नाम है कंपनी का मेमोरेंडम, अब अगर कंपनी ने कोई एक्ट अपने मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाके कर दिया, यानी कंपनी के मेमोरेंडम में कंपनी को वो पावर नहीं थी, कंपनी के मेमोरेंडम में कंपनी को वो पावर नहीं थी एक्ट करने की, और कंपनी ने अपने मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाकर वो एक्ट कर दिया तो उसको बोलेंगे अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम, अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और तीसरा है, तीसरा एक सेकंड डॉक्यूमेंट था कंपनी का, वो उसका नाम क्या था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या नाम था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर कंपनी ने अपने मेमोरेंडम की पावर के अंदर अंदर रहकर कोई काम किया, अगर कंपनी ने अपने मेमोरेंडम की पावर के अंदर अंदर रह के कोई काम किया लेकिन अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट कर दिया तो उसको बोलेंगे अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आई रिपीट, अगर कंपनी कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट कर रही है, अगर कंपनी कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट करती है तो वो बोलेंगे अल्ट्रा वायरस द कंपनीज एक्ट। अगर कंपनी अपने मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाके, कंपनी को मेमोरेंडम में वो पावर नहीं थी फिर भी कंपनी ने मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट कर दिया तो वो बोलेंगे अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम। और अगर कंपनी ने अपने मेमोरेंडम की पावर के अंदर रहते रहते कोई काम किया है लेकिन अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट कर दिया, यानी कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की पावर के अंदर अंदर रहते काम किया है लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की पावर के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट कर दिया तो उसको बोलेंगे अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी आप ये समझ लो कि मेमोरेंडम एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, उसमें बहुत सारी कुछ बात लिखी होती हैं, और आर्टिकल भी कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ बात लिखी हुई है। नाउ नेक्स्ट, अब देखो इनका इफेक्ट क्या होगा। अगर कंपनी ने कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट किया है तो इसका क्या इफेक्ट होगा, यानी अल्ट्रा वायरस द कंपनीज एक्ट। अब अगर कंपनी ने कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाके कोई काम कर दिया तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो कंपनी ने अगर कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट किया है तो वो एक्ट वॉइड है, वो एक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड। और कंपनी उस एक्ट को रेटिफाई भी नहीं करा सकती, कंफर्म भी नहीं करा सकती
अपने मेंबर्स से बाद में, यानी कंपनी ने अगर कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट किया है तो वो वॉइड है, और कंपनी उस एक्ट को अपने मेंबर्स से जनरल मीटिंग बुलाकर वोट डलवाकर उस एक्ट को कंफर्म नहीं कर सकती, रेटिफाई नहीं कर सकती। यानी इसका मतलब अगर कंपनी ने मान लो फॉर एग्जांपल जो डायरेक्टर्स हैं या कोई बोर्ड मेंबर्स हैं, कंपनी के कोई बोर्ड मेंबर्स हैं, बोर्ड में कौन होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड मेंबर्स का मतलब डायरेक्टर्स, तो कंपनी के बोर्ड मेंबर्स हैं जो, अब कंपनी ने अपने बोर्ड मेंबर्स की या तो अपॉइंटमेंट या इनकी रिमूवल, यानी अपने कंपनी ने अपने किसी बोर्ड मेंबर की यानी किसी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट या रिमूवल कंपनीज एक्ट के का उल्लंघन करके कर दी, यानी कंपनी ने अपने बोर्ड मेंबर की अपॉइंटमेंट या रिमूवल कंपनी एक्ट का उल्लंघन करके कर दी, यानी जो कंपनीज एक्ट कहता है उसको फॉलो नहीं करा, यानी कंपनीज एक्ट के जो लीगल प्रोविज़न है, कंपनीज एक्ट 2013 के जो लीगल प्रोविज़न है, कंपनीज एक्ट के जो लीगल प्रोविज़न है उनको कंप्लाई नहीं किया कंपनी ने, और उनको बिना कंप्लाई करे कंपनी ने किसी बोर्ड मेंबर की अपॉइंटमेंट कर दी या रिमूवल कर दी, तो ये एक्ट कैसा हो गया, बियॉन्ड द कंपनीज एक्ट, बियॉन्ड द कंपनीज एक्ट। अब कंपनी ने ये जो अपॉइंटमेंट या रिमूवल करी है, इस एक्ट को कंपनी अपने सारे शेयर होल्डर्स को अगर जनरल मीटिंग बुला लेगी, कंपनी अपने सारे शेयर होल्डर्स को जनरल मीटिंग बुला लेगी और उन सबसे एक यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास करा लेगी, यानी सबकी हाँ है, सब यस बोल रहे हैं, यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास करा लिया और सब इस एक्ट को कह रहे हैं कि हम इस एक्ट को अप्रूव करते हैं, तो भी ये एक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंपनी इस एक्ट को अपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला के और सबसे यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास करके, यूनैनिमस रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, यूनैनिमस रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब सारे शेयर होल्डर मिलकर यस बोलें, एक भी नो नहीं बोल रहा, तो हम बोलेंगे यूनैनिमस रेजोल्यूशन है, सब हाँ बोल रहे हैं। तो अगर कंपनी ने कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाके अपने डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट या रिमूवल कर ली, यानी कोई भी एक्ट कर लिया, तो बाद में कंपनी इस एक्ट को अपने सारे शेयर होल्डर को बुलाकर उनका यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास करा के जनरल मीटिंग में भी इस एक्ट को रेटिफाई कंफर्म नहीं करा सकती, ये एक्ट वॉइड ही रहेगा। क्लियर है? और सेक्शन नंबर 6 भी ये क्लियर करता है कि कंपनीज एक्ट के जो लीगल प्रोविज़न है, कंपनीज एक्ट 2013 के जो प्रोविजंस हैं वो प्रिवेल करेंगे ओवर कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनीज ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कंपनी ने कोई रेजोल्यूशन पास किया है, कुछ भी। तो अगर कंपनी के मेमोरेंडम में कुछ भी लिखा है, कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ भी लिखा है, कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें कुछ लिखा है, कंपनी ने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला के कोई रेजोल्यूशन पास करा लिया, इनमें कुछ भी बात लिखी हो, कंपनीज एक्ट इन सबसे ऊपर है, यानी कंपनीज एक्ट की बात सबसे पहले मानी जाएगी। तो कंपनीज एक्ट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने कोई किया है, कंपनी ने कोई रेजोल्यूशन पास कराया है, इन सबसे ऊपर है कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट में जो बात लिखी हुई है उस बात को कंपनी के आर्टिकल्स, कंपनी के मेमोरेंडम, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट या कंपनी ने कोई रेजोल्यूशन पास कराया है, ये सारी चीज़ कंपनीज एक्ट में लिखी हुई बातों को काट नहीं सकते। जो कंपनीज एक्ट में बात लिखी हुई है वो तो कंपनी को फॉलो करनी ही पड़ेगी। कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या कॉन्ट्रैक्ट या रेजोल्यूशन पास करके कंपनी की जो लीगल, कंपनीज एक्ट की जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको क्रॉस नहीं कर सकते, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। क्लियर है? ऐसा सेक्शन 6 कहता है साफ साफ। इसलिए
इसलिए क्योंकि सेक्शन 6 ने ऐसा लिख दिया, इसलिए अगर कंपनी ने कंपनीज एक्ट 2013 के लीगल प्रोविजन फॉलो नहीं करे और बिना लीगल प्रोविजन फॉलो करे कोई एक्ट कर दिया, तो वो एक्ट अल्ट्रा वायरस माना जाएगा और उस एक्ट को कंपनी बाद में अपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाकर यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास कराकर भी रेटिफाई नहीं कर सकती। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है, अगर कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट कर दिया तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो अब देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसमें एक ऑब्जेक्ट क्लोज भी होता है, और कंपनीज एक्ट सेक्शन 4(1)(c) कंपनीज एक्ट का सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 1 एंड क्लोज सी ये बताता है कि भाई, तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लोज सी कंपनीज एक्ट के बताता है कि हर कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक ऑब्जेक्ट क्लोज लिखना पड़ेगा और ये ऑब्जेक्ट क्लोज बताएगा कि कंपनी किस पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट हुई है। ये ऑब्जेक्ट क्लोज ये बताता है कि कंपनी किस पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट की गई है। यानी यहाँ पे कंपनी की जो मेन एक्टिविटीज़ हैं, कंपनी का जो मेन बिजनेस है, कंपनी क्या बिजनेस कर सकती है, कंपनी की जो मेन एक्टिविटीज़ हैं वो ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखी होती हैं। तो इसका मतलब है कि कंपनी किस चीज़ का बिजनेस कर सकती है, कंपनी किस पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी किस चीज़ का बिजनेस कर सकती है, ये बात ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखी होती है। अब अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लोज के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट कर रही है, अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लोज के बियॉन्ड जाके अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लोज के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट कर रही है तो वो एक्ट कैसे माना जाएगा? अल्ट्रा वायरस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में जो बिजनेस मेंशन है, कंपनी वही बिजनेस कर सकती है, उसके अलावा कंपनी और कोई बिजनेस नहीं कर सकती जब तक कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लोज को अमेंड ना करे। तो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में जो लिखा है, कंपनी वही बिजनेस कर सकती है, कंपनी वही एक्टिविटीज़ कर सकती है। अब अगर कंपनी कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही है जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज के बियॉन्ड है, तो वो माना जाएगा अल्ट्रा वायरस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब अगर कंपनी ने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जो कंपनी के मेमोरेंडम के बियॉन्ड है, तो ये एक्ट भी वॉइड माना जाएगा और कंपनी इस एक्ट को अपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाकर बाद में कंफर्म नहीं कर सकती, रेटिफाई नहीं कर सकती। इस एक्ट को कंपनी रेटिफाई नहीं कर सकती अपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाकर यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास करके कंपनी इस एक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकती। क्लियर है? तो यानी इसका मतलब अगर कंपनी ने कोई एक्ट किया है जो कि अल्ट्रा वायरस है कंपनीज एक्ट के, या कंपनी ने ऐसा कोई एक्ट कर दिया जो अल्ट्रा वायरस है मेमोरेंडम के, वो एक्ट वॉइड है और कंपनी बाद में शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाकर यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास कराकर भी उस एक्ट को वेरीफाई, कंफर्म, रेटिफाई, अप्रूव्ड नहीं करा सकती। क्लियर है? नेक्स्ट है, अगर कंपनी ने अपने मेमोरेंडम की पावर के अंदर रहते हुए कोई काम करा है लेकिन अपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की पावर के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट कर दिया, तो उसको बोलेंगे अल्ट्रा वायरस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब अगर कंपनी ने कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट किया है जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाके कंपनी ने कोई एक्ट कर दिया, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? फॉर एग्जांपल, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी हुई थी, कि कंपनी जो कॉल्स इन एडवांस आएंगी,
जो कॉल्स इन एडवांस आएंगी उन पे इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, उस पे कंपनी कितना इंटरेस्ट देगी। तो जो कॉल्स आएंगी कंपनी के पास एडवांस में, उस पे कंपनी कितना इंटरेस्ट देगी, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। अब कंपनी के आर्टिकल्स में जितना इंटरेस्ट लिखा हुआ है कि भाई कॉल इन एडवांस पे कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करेगी, कॉल इन एडवांस पे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना इंटरेस्ट पे करेगी, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के लिखा हुआ है। अब जितना रेट मेंशन है कंपनी ने उसके ज़्यादा रेट पर कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट दे दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाके कंपनी ने ये एक्ट कर दिया। यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा था जो कंपनी कॉल इन एडवांस पे दे सकती है, कंपनी ने उससे हायर रेट पे इंटरेस्ट दे दिया कॉल इन एडवांस पर। तो ये एक्ट कैसा हो गया, बियॉन्ड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये एक्ट जो है, ये एक्ट भी वॉइड है, ये एक्ट भी वॉइड है। लेकिन यहाँ पे कंपनी के पास अब एक पावर है, कंपनी जनरल मीटिंग बुलाकर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा सकती है। कंपनी जनरल मीटिंग बुलाकर, यानी अपने शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग बुलाकर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकती है कंपनी, और अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है। और ये कंपनी ने जो अनऑथराइज्ड एक्ट किया है, कंपनी ने ये अनऑथराइज्ड एक्ट जो किया है, इसको कंपनी क्या कर सकती है, रेटिफाई कर सकती है, अप्रूव कर सकती है। तो यानी इसका मतलब अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट कर दिया तो वो एक्ट इन जनरल वॉइड है। लेकिन कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग बुलाकर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराकर अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर सकती है और इस अनऑथराइज्ड एक्ट को रेटिफाई कर सकती है, अप्रूव करा सकती है। क्लियर है? नाउ इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक सेक्शन 5 है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो सेक्शन 5 का जो सबसेक्शन 1 है जो, वो ये कहता है कि जो कंपनी के आर्टिकल्स होंगे उसमें, कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होंगे उसमें कंपनी के बायलॉज, कंपनी के रेगुलेशंस लिखे होंगे फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। यानी इसका मतलब कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का, उसके अंदर कंपनी के बायलॉज लिखे होते हैं, कंपनी के बायलॉज लिखे होते हैं, रेगुलेशंस लिखी होती हैं, जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स होते हैं, इंटरनल डे टू डे अफेयर्स होते हैं, उनको रेगुलेट करती है। तो कंपनी के, तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 कहता है कि कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा उसमें कुछ बायलॉज या रेगुलेशन लिखी होंगी जो कंपनी के जो इंटरनल अफेयर्स हैं, जो कंपनी की जो डे टू डे वर्किंग है उसको रेगुलेट करेगी। ऐसा सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है। तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो कंपनी के बायलॉज हैं। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में जो बात लिखी हुई है वो ये कहती है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो कंपनी के बायलॉज हैं, कंपनी के लिए वो रेगुलेशंस हैं जो कंपनी की जो डे टू डे वर्किंग है, जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स है उनको रेगुलेट करेगी। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर कंपनी ने कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाके कोई काम किया, अगर कंपनी ने कंपनीज एक्ट 2013 के बियॉन्ड जाके कोई काम किया तो वो काम वॉइड है और कंपनी उसको रेटिफाई नहीं करा सकती शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग बुलाकर। अगर कंपनी ने
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट किया तो वो भी वॉइड है, और कंपनी इस एक्ट को भी बाद में अप्रूव नहीं करा सकती अपने शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग बुलाकर। लेकिन अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाके कोई एक्ट कर दिया है तो वो वॉइड है, लेकिन कंपनी बाद में जनरल मीटिंग बुलाकर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर अपने आर्टिकल्स को अल्टर करा सकती है, और इस अनऑथराइज्ड एक्ट को कंपनी क्या कर सकती है, रेटिफाई करवा सकती है, अप्रूव करा सकती है। क्लियर है? तो ये था कंपनीज एक्ट 2013 का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ का क्लास नंबर 1 CS एग्जीक्यूटिव के लिए।